फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल साइकोलॉजी वर्ल्ड। यहाँ हम बात कर रहे हैं एंटी-नेट साइकोलॉजी की और यहाँ हमारा फर्स्ट यूनिट एमरजेंस ऑफ साइकोलॉजी के टॉपिक्स हम यहाँ कवर कर रहे हैं। हमारी प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजी की। हमने हमारी लास्ट वीडियो में हमने एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट को समझा था, उसके बेस, उसकी थ्योरी को हमने समझा था। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अस्तित्वात्मक मनोविज्ञान के डेवलपमेंट में किन मनोवैज्ञानिकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं। एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजी, अस्तित्वात्मक मनोविज्ञान। हम जब भी एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजी की हम बात करते हैं, इसके डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो हमारे सामने ये 3 नेम्स सबसे पहले आते हैं। पहला है लुडविग विन्सवेंगर, जिनका कि टाइम पीरियड है 1881 टू 1966। दूसरा इंपॉर्टेंट नेम है मेडार्ड बॉस 1903, और जो थर्ड इंपॉर्टेंट नेम है वो है रोलो मे 1909। रोलो मे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि रोलो मे से ऑलमोस्ट हर बार ही हर पेपर में ही क्वेश्चंस आते रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम लुडविग विन्सवेंगर के बारे में हम देखेंगे, उनके कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में हम समझेंगे। लेट्स स्टार्ट। लुडविग विन्सवेंगर ये एक स्विस मनोवैज्ञानिक थे, ये स्वीडन के मनोवैज्ञानिक थे और इनकी जो शिक्षा थी, इनका एजुकेशन था, इन्होंने मेडिसिन में शिक्षा प्राप्त की थी। लेकिन क्योंकि इनका इंटरेस्ट मनोविज्ञान में भी रहा था तो आगे चल कर के इन्होंने मनोविज्ञान का भी अध्ययन किया था। और अगर हम इनके महत्वपूर्ण पुस्तक की हम बात करें तो हम देखते हैं कि इनकी जो सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है वो है बीइंग इन द वर्ल्ड, और इनकी दूसरी फेमस बुक है सेलेक्टेड पेपर्स बाय लुडविग विन्सवेंगर। बीइंग इन द वर्ल्ड में इन्होंने अपने मनोविज्ञान के बारे में इन्होंने विस्तृत व्याख्या की हुई है कि इन्होंने अस्तित्वात्मक मनोविज्ञान में किस तरह से इसके कॉन्सेप्ट्स को दिए हुए हैं। आगे हम देखते हैं कि इनकी थ्योरी में इन्होंने क्या चीज़ें बतलाई हैं। अपनी थ्योरी में ये बतलाते हैं कि एक मानव के रूप में व्यक्ति का अस्तित्व संसार से अलग नहीं होता और संसार का अस्तित्व भी व्यक्ति से अलग हटकर कुछ भी नहीं है। क्योंकि एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजी में व्यक्ति के अस्तित्व की बात कही जाती है, इसलिए यहाँ पर व्यक्ति के अस्तित्व, व्यक्ति के होने पर यहाँ पे फोकस किया जाता है। इसलिए यहाँ पे विन्सवेंगर कहते हैं कि संसार भी व्यक्ति के बिना कुछ भी नहीं है, क्योंकि व्यक्तियों से मिलकर ही संसार बनता है और संसार में ही चूँकि व्यक्ति रहते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये एक दूसरे के पूरक हैं, मीन्स ये एक दोनों के लिए ज़रूरी हैं। आगे हम देखते हैं कि अर्थात मानव तथा संसार की वस्तुओं में कोई स्पष्ट अंतर नहीं होता। अकॉर्डिंग टू विन्सवेंगर इन्होंने बतलाया है कि क्योंकि मानव भी जरूरी है संसार के लिए, क्योंकि मानवों से, व्यक्तियों से मिलकर ही संसार बनता है और संसार में ही व्यक्ति रहते हैं, इसलिए ये दोनों अलग नहीं हो सकते, ये दोनों एक ही हैं और इनमें कोई भी स्पष्ट अंतर नहीं होता, दोनों में एक रूपता होती है। आगे विन्सवेंगर बतलाते हैं कि परालौकिक संसार में जाना भी व्यक्ति के लिए संभव होता है, अर्थात व्यक्ति अपनी अंतःशक्तियों की पहचान करने में समर्थ होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो हम पाते हैं कि यह मानवतावादी मनोविज्ञान, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी से काफ़ी मिलता जुलता रहा है। हमने मानवतावादी मनोविज्ञान में भी हमने देखा था कि वहाँ पे ह्यूमन पोटेंशियल की बात कही गई थी, अंतःशक्तियों की बात कही गई थी, इसके पहचान की बात हमने की थी, अर्थात सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। और जहाँ तक कि सभी लोग नहीं पहुँच पाते, केवल 10% व्यक्ति ही वहाँ तक पहुँच पाते हैं। इसी चीज़ को हमने यहाँ देखा कि अस्तित्वात्मक मनोवैज्ञानिकों ने भी इन चीज़ों को, इन कॉन्सेप्ट्स को इन्होंने भी एक्सेप्ट किया है और इनका भी मानना है कि अंतःशक्ति जैसी कोई चीज़ होती है और हर व्यक्ति अपने अंतःशक्तियों के पहचान में समर्थ होता है। लेकिन ये और बात है कि कुछ व्यक्ति अपने सेल्फ पोटेंशियल को पहचान लेते हैं, बट कुछ व्यक्ति इसको पहचान नहीं पाते, और इसको पहचानने के बाद में व्यक्ति परालौकिक संसार में भी जाना व्यक्ति के लिए संभव होता है। जैसे अगर हम इसको थोड़ा दार्शनिक वे में यहाँ पे इसको इन्होंने लिखा हुआ है। अगर हम बात करें भगवद गीता की, बुद्धिज़्म की, सूफिज़्म की, जो कि प्रीवियस वीडियोस में हमने इन चीज़ों को देखा था, तो वहाँ पे हमने परालौकिक संसार की बात की थी और एक सुप्रीम डिवाइन की बात की थी, जहाँ की पहुँचना हर व्यक्ति का एक लास्ट, एक अंतिम गोल होता है। इन चीज़ों को साइंटिफिकली यहाँ भी इन्होंने भी एक्सेप्ट किया हुआ है और इनका मानना है कि व्यक्ति अगर थोड़ा सा प्रयास करता है तो व्यक्ति उस परालौकिक संसार में भी जा सकता है, उस सुप्रीम डिवाइन से भी मिल सकता है। आगे हम देखते हैं
आगे इन्होंने 4 मॉडल्स दिए हुए हैं, मीन्स व्यक्ति किस तरह से अपने अस्तित्व को बरकरार रखता है, किस तरह से अपने प्रेजेंस को दर्शाता है, अपनी उपस्थिति को समाज में या संसार में व्यक्ति दर्शाता है। इसके लिए इन्होंने 4 मॉडल्स दिए हुए हैं। इन चीज़ों का वर्णन इनकी बुक बीइंग इन द वर्ल्ड में बहुत ही डीपली इसमें दिया हुआ है और इनकी इसी बुक से ये चीज़ें ली गई हैं। सो ये 4 मॉडल्स कौन कौन से हैं हम इनको देख लेते हैं। पहला है व्यक्तिगत तरीका, सिंगुलर मोड। दूसरा है द्वैत तरीका, डुअल मोड। तीसरा है अनेकवादी तरीका, प्लूरल मोड। और लास्ट है गुमनामी तरीका, एनोनिटी मोड। इसको हम वन बाय वन समझ लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं व्यक्तिगत तरीका, सिंगुलर मोड। मीन्स कुछ व्यक्ति अपने उपस्थिति को, अपने अस्तित्व को दर्शाने के लिए कुछ व्यक्ति व्यक्तिगत तरीका को अपनाते हैं, मीन्स सिंगुलर मोड का सहारा लेते हैं। इसके अंतर्गत व्यक्ति क्या करते हैं कि वे अकेले रहना पसंद करते हैं। उन्हें दूसरों के साथ किसी भी तरह की कोई भी अंतःक्रिया वो नहीं करते, उनका दूसरों के साथ किसी तरह का कोई इंटरेक्शन नहीं होता। जैसे हम कह सकते हैं कि जैसे अगर हम किसी साधु या महात्मा को देखें तो हम पाते हैं कि वो लोग कई बार एकांतवासी होते हैं, वो एकांत में होते हैं और बिल्कुल निर्जन जगहों पर, जहाँ पे कोई नहीं रहता, वैसे जगहों पर रहकर वो अपनी साधना करते हैं। सो कहीं ना कहीं वो अपने अस्तित्व को बनाते, उनका गोल कुछ भी हो सकता है, उनका गोल सुप्रीम बीइंग तक पहुंचना भी हो सकता है, अपना सेल्फ डेवलपमेंट भी हो सकता है, लेकिन इट डजेंट मैटर। यहाँ पे ये चीज़ें हैं कि वे अपने अस्तित्व को इस तरह से डिफाइन करते हैं, संसार में रहकर, संसार के अंदर किसी से किसी तरह की बातचीत नहीं, कोई इंटरेक्शन नहीं, वो अकेले रहना पसंद करते हैं। आगे हम देखते हैं कि विंस वैनगर ने दूसरा जो मॉडल बतलाया हुआ है अपने अस्तित्व को बनाए रखने का, वो है डुअल मोड, द्वैत तरीका। इसमें क्या होता है कि इसमें व्यक्ति दूसरों के साथ अंतःक्रिया करके दोस्ताना संबंध स्थापित करता है और यह मानव अस्तित्व का सबसे मौलिक एवं महत्वपूर्ण तरीका है। क्योंकि हम जानते हैं कि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, अरस्तु ने भी इस चीज़ को डिफाइन किया हुआ है। और अगर हम एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजी की हम बात करें तो ये फिलोसफर्स के द्वारा ही ये डेवलप किया गया है। इसलिए यहाँ पर इनकी थ्योरी में हमें कुछ दार्शनिक विचारों का भी प्रभाव हमें स्पष्टता ही दिखाई देगा। और क्योंकि अरस्तु ने भी बतलाया हुआ है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मीन्स हम अगर अपने आसपास देखें तो हर व्यक्ति किसी न किसी तरह से, कहीं ना कहीं, किसी न किसी से इंटरेक्ट जरूर ही होता है और अपना एक दोस्ताना संबंध कायम करता है। मीन्स अगर हम स्कूल की बात करें, अगर हम छोटे बच्चों की बात करें तो छोटे बच्चे भी अपने ही एज के दूसरे बच्चों को देखकर वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, उनसे फ्रेंडशिप करना चाहते हैं। या फिर हम किसी भी एज ग्रुप की हम बात करें, सो वो एक अपने एज ग्रुप में रहना, वो अपने सिमिलर लोगों के साथ रहना वो ज़्यादा पसंद करते हैं। सो इसलिए विंस वैंगर ने डुअल मोड को सबसे ज़्यादा अच्छा और सबसे ज़्यादा पॉजिटिव, सबसे ज़्यादा सकारात्मक बतलाया है कि द्वैत तरीका, इस तरीके को या इस मॉडल को यूज़ करके व्यक्ति अपने अस्तित्व को बनाए रखने की कोशिश करता है और ये सबसे सही तरीका, सबसे पॉजिटिव तरीका होता है। आगे हम देखते हैं अनेकवादी तरीका, प्लूरल मोड। इसमें क्या होता है कि इसमें व्यक्ति कई व्यक्तियों के साथ अंतःक्रिया करता है और संघर्ष, प्रतिस्पर्धा, प्रयास आदि इसी का ही परिणाम है। प्लूरल मोड में क्या होता है, ये डुअल मोड से थोड़ा सा एडवांस होता है। क्योंकि डुअल मोड में क्या होता है कि व्यक्ति अपने आसपास एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, वो दोस्ताना संबंध स्थापित करना चाहता है लोगों से। लेकिन प्लूरल मोड में क्या होता है कि व्यक्ति बहुत सारे लोगों के साथ इंटरेक्शन करता है और इस तरह व्यक्ति के अंदर एक तरह की कंपटीशन की भावना आ जाती है। मीन्स हर व्यक्ति से आगे बढ़ने की इच्छा, अपनी बात रखने की इच्छा, इस तरह की इच्छाएं उसकी प्रबल हो जाती हैं और उसको फुलफ़िल करने के लिए व्यक्ति काफ़ी प्रयास भी करता है। सो इसलिए इसको हम कह सकते हैं कि ये तरीका थोड़ा सा नेगेटिव यहाँ पे हो जाता है, क्योंकि इसमें इस स्टेज में आने के बाद में व्यक्ति के अंदर द्वेष की भावना भी होती है, एक दूसरे से व्यक्ति कंपेयर करने लगता है। इसलिए विंस वैंगर ने इसको थोड़ा सा नेगेटिव बतलाया है। लेकिन अगर हम अपने आसपास हम देखते हैं तो मैक्सिमम लोग हमें इसी के अंदर, हमें इसी तरह के मॉडल वाले दिखते हैं। सो लास्ट मॉडल है वो है गुमनामी तरीका, एनोनिटी मॉडल या एनोनिटी मोड। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति थोड़ी देर के लिए अपना चिंतन और अपने विचार को समाप्त कर देता है और वह भीड़ का हिस्सा बन जाता है। मीन्स कई बार ऐसा होता है कि कुछ परिस्थितियों में
व्यक्ति अपनी थिंकिंग, अपने लॉजिक को भूल जाता है और अपने लॉजिक को साइड में रखता है, और जैसा कि सभी लोग जिस तरह से बिहेव करते हैं उस तरह से ही व्यक्ति भी बिहेव करता है। मीन्स वो भी भीड़ के पीछे चलना पसंद करता है और इस तरह से भीड़ का हिस्सा, अपने आप को भीड़ का हिस्सा बनाकर वो अपने अस्तित्व को बचाए रखता है। सो यहाँ पे हमने ये 4 मॉडल्स देखे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूजीसी नेट के लिए, आपको ये ध्यान में होने चाहिए। पहला है व्यक्तिगत मॉडल, सिंगुलर मोड, डुअल मोड, प्लूरल मोड और एनॉनिटी मोड। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। सो आगे हम देखते हैं। विंस वैनगर ने नियतिवाद, पदार्थवाद और प्रत्यक्षवाद को अस्वीकार कर दिया। ये जो सारे कॉन्सेप्ट हैं ये दार्शनिक कॉन्सेप्ट है, फिलोसफर्स के द्वारा दिए गए हैं, लेकिन विंस वैनगर ने इनको एक्सेप्ट नहीं किया। इसका मतलब है कि व्यक्ति नियतिवाद अर्थात आनुवांशिकता और पर्यावरण को इन्होंने इम्पोर्टेंट नहीं माना है। विंस वैनगर का कहना है कि व्यक्ति ना तो आनुवांशिकता का ही प्रतिफल है, ना ही पर्यावरण का प्रतिफल है। इनफैक्ट हर व्यक्ति को चयन की स्वतंत्रता है। हर व्यक्ति के अंदर इतनी पोटेंशियल होती है कि व्यक्ति अपने बारे में खुद ही डिसीजन ले सकता है। व्यक्ति क्या सेलेक्ट करता है वो उसके लिए वो स्वयं उत्तरदायी, स्वयं रिस्पॉन्सिबल होता है, और व्यक्ति आज जो कुछ भी है उसके लिए वो स्वयं ही उत्तरदायी है और वो स्वयं इसी तरह से अपने अस्तित्व को बनाकर रखता है। आगे हम देखते हैं। विंस वैनगर ने आगे लिखा भी है कि इनका मत है कि व्यक्ति को चयन की पूर्ण स्वतंत्रता है। वह क्या करेगा क्या नहीं करेगा इसके लिए वह स्वयं उत्तरदायी होता है। आगे हम देखते हैं कि इन्होंने वर्धन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना है। वर्धन का मतलब ग्रोथ, मीन्स इन्होंने ग्रोथ पर बहुत ज़्यादा फोकस किया है और इनका ये कॉन्सेप्ट, वर्धन का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी हुआ है। इसका वर्धन अर्थात हम कह सकते हैं कि विंस वैनगर ने माना है कि मानव विकास में वर्धन की भूमिका मीन्स ज़रूरी होती है। मीन्स व्यक्ति के अंदर में पोटेंशियल्स तो होते हैं, उसके अंदर पावर तो होती है, बट उसको धीरे धीरे उसको ग्रोथ करना उसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि व्यक्ति अपने पोटेंशियल्स को पहचाने और उसको और ज़्यादा डेवलप करे। समय के साथ उसको डेवलप करना चाहिए और इसलिए इन्होंने वर्धन पर बहुत ज़्यादा फोकस किया हुआ है। साथ ही विंस वैनगर ये भी बतलाते हैं कि हर व्यक्ति ऐसा होता है या मैक्सिमम व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कि सबसे अच्छा या सबसे उत्तम बनना चाहते हैं, और हर व्यक्ति के अंदर ये संभावना भी होती है कि हर व्यक्ति सबसे अच्छा बन सकता है। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कि ऐसा नहीं करना चाहते, अपने पोटेंशियल्स को वो डेवलप नहीं करते, तो ऐसे लोगों को इन्होंने स्नायु विकृत कहा है या फिर न्यूरोटिक्स कहा हुआ है कि ऐसे व्यक्ति निश्चल होते हैं, ऐसे व्यक्ति अपने पोटेंशियल्स को डेवलप नहीं करते और वो स्थिर होते हैं, और इनका मानना है कि ऐसे व्यक्ति आगे चलकर न्यूरोटिक्स हो सकते हैं। सो इसलिए इनका जो कॉन्सेप्ट है वर्धन, ये बहुत ज़्यादा आगे मनोवैज्ञानिकों के द्वारा बहुत ज़्यादा इसको सराहा भी गया है। सो इस तरह इनकी ये थ्योरी कंप्लीट होती है। विंस वैनगर की थ्योरी आज हमने यहाँ पे कंप्लीट की। हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम मेडार्ड बॉस की थ्योरी को हम समझेंगे। सो आज के वीडियो में यहीं तक रखती हूँ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।